हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और अध्ययन के लिए अब तैयार हो जाओ, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको कहा गया है ना कि जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, और जहाँ अज्ञानता है वहीं दुख ही दुख है। इसलिए दुख मत भोगो, अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जग जाओ। तो आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। और मैं डी लाल लेक्चरर GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको कक्षा 11 में क्या पढ़ाना है? हिंदी है हम वतन है हिंदोशिता हमारा। आपको कक्षा 12 में हिंदी खंड का गद्य भाग है, और गद्य भाग में कल आपको जो बताया था हमने, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और भारतवर्षोन्नति की पाठ का पूरे पाठ को आपने अध्ययन किया है। और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित है, उनके द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का पूरे पाठ को आपने अध्ययन किया है। आज आपसे हमने कल ही बता दिया था ना कि आज आपको अगली इस वीडियो में हम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ पर आधारित कुछ गद्यांश देंगे, और उन गद्यांशों पर आधारित आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो तैयार हो जाइएगा। और वो प्रश्न ऐसे ही जो आज का ये वीडियो है, लेक्चर है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। निश्चय ही ऐसे ही प्रश्न पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, और इन्हीं में से आना है जो आपको आज पढ़ाएंगे। हाँ, तो तैयार हो जाइए और पूरे मन से, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे जोश और होश के साथ आपको आना है। हाँ, तो आइए जुड़िए हमारे साथ। स्वागत है आपका। देखिए, ये आपको अभ्यासार्थ प्रश्न हम और उनके उत्तर भी देना है। पहला गद्यांश से देखिए, आपके पेपर में ऐसे ही लिखा होगा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। क्या है? हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। क्या लगी हैं? डिब्बे लगे हैं। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में बहुत से डिब्बे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे हैं, AC डिब्बे भी हैं, और RC डिब्बे भी उसमें लगे होते हैं। पर इंजन सब, बिना इंजन के ये सब चल नहीं सकते हैं। इनको चलाने के लिए कोई न कोई इंजन चाहिए। आप यहाँ पर भी देखिए, भारत देश में भी ऐसे ही है। और दूसरा, आगे इसी के आगे देखिए, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे बस इतना कह दीजिए, क्या कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। अर्थात तब देखिए, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो यह बल कौन याद दिलाए उनको, अपना बल कौन याद दिलाए? भाई हनुमान जी को आपने देखिएगा, रामायण देखी, रामायण में आपने देखा हनुमान जी को जामवंत जी ने कैसे याद दिलाया था। तो उसी तरीके से कोई जामान्या बनना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, तभी आप हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और ये पूरे को आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तानी लोगों को क्या कहा गया है? रेल की गाड़ी कहा गया है। रेल की गाड़ी क्यों कहा गया है? ये इनमें काम करने की तो क्षमता है, लेकिन इनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। कि समझ रहे हैं कि नहीं? अपने मन से ये कोई भी काम करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से रेल के जो डिब्बे होते हैं वो अपने मन से नहीं चलते हैं, उनको चलाने के लिए रेल की गाड़ी में आगे एक इंजन लगा होता है, वो इंजन आगे पीछे जिधर चाहता है उधर इन डिब्बों को ले जाता है। और इसमें ऐसा नहीं कि इन डिब्बे में सब रद्दी क्वालिटी के हैं, कोई फर्स्ट क्लास का है और कोई सेकंड क्लास का है, तो कोई बढ़िया सुपर क्लास का आपने देखा नहीं? आजकल तो RAC चलता है। हाँ, तो गाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े महसूल आरामदायक इस ट्रेन में मतलब डिब्बे लगे होते हैं। लेकिन इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? कोई न कोई एक, ये अपने मन से चल नहीं सकते हैं, और इनको चलाने के लिए इंजन चाहिए। और वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी हैं, इनको चलाने ये क्या नहीं कर सकते, इनमें काम करने की क्षमता तो बहुत है, ये काम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ने की क्षमता रखिए, और आप निरंतर आपको मार्गदर्शन किया जाता है, इसीलिए आप उस पर अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे ही आपको हर क्षेत्र में है। इनसे बस इतना कह दीजिए, लेखक का विचार आया है कि इनसे इतना कह दीजिए, काचो प्रसाद रहा बलवाना। जैसे रामायण महाकाव्य में गोस्वामी तुलसी ये महर्षि वाल्मीकि जी ने भी बताया कि हनुमान जी को उनका बल जामवंत जी ने याद दिलाया था, उसी तरीके से कोई न कोई आपको याद दिलाने वाला चाहिए, आगे बढ़ाने वाला चाहिए, आपको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, ये एक उदाहरण दिया गया है, तो इसलिए इसमें उदाहरण से लिए इसकी आप पूरे पाठ को पढ़ चुके हैं। तो आइए अब तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सावधान हो जाइए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। उपर्युक्त ये जो गद्यांश आपने पढ़ा है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इस पाठ गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आप पाठ का नाम तो आपको याद हो गया होगा कि हमने जो कल पढ़ाया था उस पाठ का नाम क्या था। पाठ का नाम देखिए ये दिया, हमने लिख दिया है, पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ का नाम है। दूसरा आपसे पूछा गया है लेखक का नाम, तो लेखक का नाम क्या लिखेंगे आप, इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा। लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बस ये आपके उत्तर हो गया। और कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर, अर्थात अब आपको इसमें 10 नंबर का ये रहेगा पूरा गद्यांश। बहुत सावधानी से करिएगा और बहुत कम लिखना पड़ेगा आपको, कितना आसान है। देखिए आपको 2 नंबर मिल गए ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। अब देखिए ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में रेखांकित ये रेखा खींची गई है, अंडरलाइन किया गया ना, इसी को रेखांकित किया जाता है। अब इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करने में कैसे क्या दिया, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, अर्थात हिंदुस्तानी लोगों की उपमा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत के निवासियों से की है। क्यों, जैसे कि रेल की गाड़ी होती है ना, उसमें आगे इंजन होता है और पीछे सारे डिब्बे लगे होते हैं, उसमें अच्छे डिब्बे भी हैं और जनरल डिब्बे भी हैं, फर्स्ट क्लास भी हैं, आरएसी भी डिब्बे लगे होते हैं, एसी कोच भी लगा होता है। तो इन डिब्बों को आगे खींचने के लिए एक इंजन लगा होता है, बिना इंजन के एक भी डिब्बा इधर उधर नहीं चल पाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तानी लोगों का। लेखक ने क्या कह दिया, हिंदुस्तानी का महत्व, इसका महान दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तानी लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए हमने यहाँ पर की है कि हिंदुस्तानी लोग देखिएगा, हिंदुस्तानी लोग इतने आलसी हैं, बहुत ही आलसी हैं कि इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं और अपनी अकर्मण्यता पर हम निरंतर नीचे गिरते जा रहे हैं। देखिए इसी की व्याख्या आपको थोड़ा सा लंबी करनी पड़ेगी और इसी के आगे वाले में देखिएगा ये पेज दिया गया ना, इसी के कारण ही हम निरंतर अवनति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आप देखिए आलस्य के कारण कहेंगे क्या, अरे छोड़ो यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और जिसने कहा कल उसका काम गया बरसों के लिए टल। आप इसी तरीके से कहा गया ना कि जिसने कल कहा उसका काम फिर टल गया और फिर कभी वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए आलस्य का परित्याग करिए, कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आलस्य, आप भी अपने आलस्य का परित्याग करें, और यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। और इस कारण वास्तव में हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी के डिब्बे की संज्ञा इसीलिए दी जा सकती है, जिस प्रकार से रेल की गाड़ी में अच्छे अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहते हैं, किंतु इंजन के अभाव में ये एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और जंग लगती रहती है, कोई काम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, उनमें भी गति नहीं हो सकती, कोई चाल नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से समुचित नेतृत्व के अभाव में हिंदुस्तानियों में भी चेतना और सक्रियता उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए वे विद्वान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, ताकतवर भी हैं, काम करने की क्षमता भी है, किंतु उन्हें उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता है। यदि उन्हें उचित नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, उनमें क्षमता है। तो ये आपने जो देखा है, ये दूसरे प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है, और इस व्याख्या को आप अपने मन से अपनी भाषा शैली में करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो लिख करके दे दिया इसी को रटा रटाया करें, समझा है कि नहीं, अपनी भाषा शैली में इसको करिएगा। तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलिए तीसरा प्रश्न, आप तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न आपसे, लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है। सदृश माने जानते हैं क्या होता है, सदृश माने समान होता है, किसके समान, किससे, हिंदुस्तानियों की जो उपमा, देखिए सादृश्य उपमा
जो दी जाती है ना, किससे हिंदुस्तानियों की उपमा की है, तुलना किससे की गई है, तो हिंदुस्तानियों की तुलना किससे की गई है, आप जान गए होंगे, है ना। हाँ, तो आ जाइएगा, चलिए। और देखिएगा, ये हिंदुस्तानियों की उपमा किससे की गई है, देखिएगा, ये लेखक तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तानियों को भारतीय रेल की गाड़ी के सदृश बताया गया है कि रेल की गाड़ी के समान है, समझ गए ना। तो ये पहले प्रश्न के तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए अब आपसे चलते हैं यहीं पे चौथा प्रश्न, का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है, इसका आशय बताया गया है कि का चुप साध रहा बलवाना, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर इसका अर्थ बताना है आपको, तो यहाँ हमने लिख दिया है, देखिए आपको ये उत्तर मिल गया, का चुप साध रहा बलवाना। लेखक के इस कथन का आशय क्या है कि हनुमान जी की तरह हिंदुस्तानियों को इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें उनका बल याद दिलाने वाला, उनके पौरुष, उनके काम करने की क्षमता, योग्यता और उनकी ताकत को याद दिलाने के कराया जाए, और उनसे कहें कि अकर्मण्यता को त्याग करके अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ और निरंतर आगे बढ़ो, चुप चुप शांत रह करके मत खड़े रहो। जैसे रेल की गाड़ी के डिब्बे में बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे, उसी तरह हिंदुस्तानी लोग भी बिना कहे वो अपने मन से कोई भी काम, कोई भी गति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया इनको जगाने वाला कोई चाहिए। तो क्या जगाने के लिए क्या कहना पड़ा, का चुप साध रहा बलवाना, अरे आपको कहा नहीं क्या, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो आप जान गए होंगे, इसके सामने में भी आप देख सकते हैं। तो आपका ये चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब आइए आपसे पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है, हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया, आप जरूर इसका उत्तर जान गए होंगे, कौन हनुमान जी का किसी उपमा दी गई है ना, अर्थात इसका उत्तर, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है, ये हिंदुस्तानियों का प्रतीक है ना, हिंदुस्तान के नागरिकों का प्रतीक है, यहाँ के निवासियों का प्रतीक है। आइए, लेखक ने हनुमान जी को बल, बुद्धि एवं पौरुष, इनके अंदर बल भी है, बुद्धि भी है और पुरुषार्थ भी, पौरुष माने ताकत भी है, ठीक है, तो वो भी है, इसी का प्रतीक बताया गया है। और इसी के साथ इस जो गद्यांश दिया गया था, इस गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए और आपको 10 नंबर मिल गए, कितने मिलेंगे, 10 नंबर। चलिए अब आगे भी चलते हैं, दूसरा गद्यांश देखिएगा और दूसरे गद्यांश का आप अध्ययन करेंगे। आइए, दूसरा गद्यांश, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है कि उस समय में जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, संसाधनों का अभाव था, और उन लोगों ने जंगलों के में पेड़ पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नली से उन्होंने तारा ग्रहों की जो गति है और उसको भेद किया। भेद मतलब उसके वहाँ के तारा ग्रह कैसे हैं, कितने हैं और कैसे गति करते हैं, उसकी उनकी जानकारी लिख दी है। और वैसी ही ठीक है, कैसी ठीक है ये भी बताया कि इतना ठीक लिखा उन्होंने कि 16 लाख रुपए की विलायत की बनी हुई दूरबीन के बराबर यहाँ बांस की नली थी, और उनसे उन ग्रहों को भेद करने में जो गति सही आई वही दोनों बराबर हुई है, अर्थात जो हिंदुस्तानियों ने उनके पुरखों ने खोज कर रखी और जो विलायत में बनी हुई दूरबीन है, दोनों की जांच में बराबर उत्तर आया है। और आज देखिएगा, अब इस काल में, इस समय में जब हम लोग अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र हमारे सामने हैं, क्या है, अंग्रेजी विद्या भी है, जनता की उन्नति के लिए हमारे पास क्या है, लाखों पुस्तकें हैं। आप देखिए, आपके पास बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, विद्यालय भी है, पढ़ाने वाले अध्यापक भी हैं, और माता पिता पूरा खर्च आपको देते हैं, फिर भी आप ना पढ़ पाए तो आपके जीवन का धिक्कार है। इसी बात को तो यहाँ पर बताया गया है। आपके पास लाखों पुस्तकें, ढेरों पुस्तकें हैं, ठीक है, हजारों यंत्र भी है, मोबाइल भी है, आपके पास ये अन्य साधन भी आपके पास मौजूद हैं, तब हम लोग निरी चुंगी कतवार देखिए, व्यंग कितना किया है, कितना आपको एक तरीके से व्यंग माने जानते हैं क्या होता है, शिष्ट गाली होती है, एक अभ्युत होता है, चलिए। तो ये शिष्ट भाषा में आपको समझाया गया कि निरी चुंगी के कतवार अर्थात कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी, जैसे निरीचुंगी नगर पालिका में गाड़ी होती है जो कूड़ा फेंकने वाली, तो उसी को निरीचुंगी के पतवार अर्थात कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी बन गए हैं हम।
ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की, ताजी सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सबके जी में, सबके मन में बस यही है कि हम ही सबसे पहले अपना पाला छू लें और हम ही सबसे पहले विश्व में आगे हो जाएं। समझ रहे हैं? चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आप मंगल ग्रह की बात हो और चाहे अन्य ग्रहों पर पहुंचने की बात हो। उस समय हिंदू हिंदू क्या कर रहा है? उस समय हिंदू काठियावाड़, सभी हिंदू के लिए कह दिया, हिंदुस्तानियों की कहना चाहिए, सभी हिंदुस्तानी लोग या काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। क्या करते हैं? आप चुपचाप पड़े पड़े पलंग तोड़ते हैं, बिस्तर में पड़े रहिए, आराम से खर्राटे बजाते रहिए, सोते रहिए। उस सोने से थोड़ी ना कुछ आपकी उन्नति हो जाएगी। आलस्य का परित्याग करिएगा। तो चलिए आज से प्रश्न, ये आपने गद्यांश पढ़ लिया है। इस गद्यांश को पढ़ने के पश्चात अब आपको ये 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। इस गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो संदर्भ आप जान गए होंगे, भारतवर्षोन्नति नामक पाठ है, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के या गद्य गरिमा के भारतवर्षोन्नति नामक पाठ से लिया गया है या निबंध से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। और ये उसमें हिंदू काठियावाड़ खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। आप जानते हैं ये काठियावाड़ी क्या कहलाती है? काठियावाड़ी काठ की बनी हुई पहले गाड़ी होती थी। आप देखिए, आप ट्रैक्टर चलाते हो ना, जीप चलाते हो, पहले गाड़ी होती थी और उसी में इक्का गाड़ी, आपने ना घोड़ा गाड़ी जैसे नाम सुना होगा। तो ऐसे ही खड़े खड़े चुपचाप मिट्टी खोद रहे हैं। घोड़ा क्या करता है? खड़े खड़े में मिट्टी खोदता है खाली टाइम में। तो आप जो है मिट्टी नहीं खोदना, अपनी उन्नति का मार्ग, उन्नति का रास्ता सोचना है। बिल्कुल सोते नहीं रहना है बिस्तर पे पड़े पड़े कि जब हमें कोई आएगा और कोई जादू मिल जाएगा जिससे कि हमें अच्छा रोजगार मिल जाएगा, कोई काम धंधा मिल जाएगा, हम खूब पैसा कमाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़िए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पहले भी बताई जा चुकी है, संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला देखिएगा। लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है? मतलब जो उन्नति करने का जो होड़ लगी है, उस समय अवनति का जो आपकी भारतवासियों की जो असफलता है, जो आगे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताना है। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की थी? आपको पता होगा ना। हाँ, ये देखिए बैठे हैं तारा ग्रहों की जिस समय पर्णकुटी में बैठ करके और बांस की नलियों के माध्यम से क्या खोज की थी? बांस की नलियों किसकी खोज की थी? ये तारा ग्रहों की गति ठीक वैसे लिख दी। किसकी दिया ना? जिस समय आपके पुरखों के पास कोई सामान भी नहीं था, उस समय ये तारा ग्रहों की, जो तारा ग्रहों आदि भेद करके उनकी जो गति है, उनकी चाल है और कितने तारा ग्रह हैं, आकाश में ये कैसे भ्रमण करते हैं, उसकी सारी जानकारी उन्होंने बांस की नलियों से खोज करके रख दी है। तो किससे खोज की है, किस चीज़ की खोज की है, वो आपको देना है। चलिए ये आपको 5वां प्रश्न है, आप इससे तैयार हो जाइए देने के लिए। सुनिएगा। आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? अंग्रेज ये दिया ना, कौन कौन प्रयासरत हैं बताइए? क्या आप अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत नहीं हैं? जैसे अंग्रेजी देखिए, अमेरिका के लोग हैं, अंग्रेज ये इंग्लैंड के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, तुर्की के लोग हैं, सभी लोग तेजी से दौड़ रहे हैं। तो आपको भी उन्नति के लिए दौड़ना चाहिए। तो यह प्रश्न जो आपसे पूछा गया, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में सभी लोग अपनी उन्नति के लिए दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? ये अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस, तुर्की, ताजी, ये सब सर पर दौड़ रहे हैं कि अब जाइए अपने मन से आप उत्तर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? चलिए आप नहीं बता पा रहे हैं तो हम ही बताते हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर लीजिए। ये देखिए दिए गए हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित निबंध शीर्षक क्या है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इससे उद्धृत है, यह लिया गया अवतरित है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। का नाम क्या है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये आपको संदर्भ रहा। और अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे कि आपको बताया गया था ना, रेखांकित अंश क्या था कि काठियावाड़ की गाड़ी खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। तो आप क्या करें? आलस्य के मारे बिस्तर में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं।
लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तानियों को आलस्य को देख करके अत्यंत दुखी और क्षुब्ध थे और अपना दुख प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा था कि प्रगति की दौड़ में अन्य राष्ट्रों की निवासी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे किसी कार्य को प्रारंभ करते समय संकोच नहीं करते हैं। उनमें ये नहीं है कि कौन क्या कहेगा। आपको कहा जाता है ना कि खड़े होकर के पुस्तक पढ़ो, तो आप जो है संकोच करते हैं। आपके अंदर संकोच, डर, भय, झिझक जो करता है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं, इसको ध्यान रखो, अपनी कमियों को दूर करो। आपको क्या करना चाहिए? बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ अपना काम प्रारंभ भी करते हैं और उसी तरह आप भी करिए और उसे सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। परंतु हिंदुस्तानी लोग काठियावाड़ी घोड़े, वही घोड़ा गाड़ी जिसे एक्का गाड़ी कहते हैं ना, की तरह अपने स्थान पर खड़े खड़े पैर से ही पटकते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, कोई प्रयास भी नहीं करते हैं। अर्थात वे प्रगतिशील ना होकर के एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उन्नति नहीं कर टिके रहते हैं, अपनी शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। रूढ़ियों और आलस्य, रूढ़ियाँ क्या है? जो प्राचीन परंपरा की, घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर ही पर रहेंगे। ठीक है, तो घर से बाहर जाइए। जानते हैं क्या कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच गृह त्यागी अल्पहारी। गृह त्यागी घर छोड़ने वाला होना चाहिए, अल्प त्यागी थोड़ा भोजन करने वाला होना चाहिए, है ना। और कौवे की तरह चेष्टा ध्यान, बकले की तरह ध्यान लगाने वाला चाहिए। स्वान निद्रा कुत्ते की तरह के नींद वाला होना चाहिए। जैसे कुत्ते की बगल से कोई भी निकल जाए तो तुरंत जग जाता है, उसी तरह आपको भी इतनी बहुत निश्चिंत होकर के नहीं सोना चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। आप लोग जो कहा करते हैं ना, टपर भोजनम कर्तव्यम चाहे जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, ऐसा नहीं कहा जाता है ना कि टपर भोजनम नहीं, ऐसा थोड़ा खाना खाइए जिससे कि आपको नींद कम आए। पढ़ना पड़ता है आपको ना। चलिए, ज़्यादा खा करके आप बैठेंगे पढ़ने के लिए, नींद आ जाएगी और आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए कम भोजन करिएगा। चलिए, ये पूरे पाठ को आप देख लीजिएगा। आपको दूसरा प्रश्न मिल गया। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा जो हो रही है, भारतवासियों की असफलता का कारण पूछा गया था। तो भारतवासियों की असफलता का कारण क्या है? अकर्मण्यता और आलस्य। अकर्मण्यता माने काम न करने की आदत। ठीक है, ये जो अकर्मण्य लोग हैं, यहाँ जो जितना अकर्मण्य है उतना ही वो धनवान और सबसे राजा और सबसे अच्छा आदमी माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अकर्मण्यता और आलस्य दो चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ये पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलिए, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं। प्राचीन काल में जो साधन का अभाव था और नक्षत्र विज्ञान की खोज की है। किसकी खोज की है? आपको तारा ग्रह, उसी को तारा ग्रह कहते हैं, उसी को नक्षत्र कह दिया है। नक्षत्र विज्ञान की खोज की है तथा समय की गति भी उन्होंने बता दी है। विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? आपके पूर्वजों ने किया है। ठीक है ना। तो अगला अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था, आधुनिक समय में कौन आगे बढ़ रहा है? आपको सभी आगे बढ़ रहे हैं ना। कौन कौन से देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो और फ्रांस आदि देश, तुर्की, ताजी, सभी आगे सरपट दौड़ रहे हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ ये गद्यांश दिया गया और इस गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न पूछे गए। आपने प्रश्नों के उत्तर सुने हैं और ये पीडीएफ बना करके आपको भेजी जाएगी। आप जरूर इसको सेव कर लें और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें, वीडियो को सुने और जानें, वीडियो को देखें, पूरी वीडियो देखें। समझ आया कि नहीं? और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको वीडियो कैसे मिलेगी? ध्यान रखें। आइए तो अब आगे चलते हैं, अगला गद्यांश लेते हैं। देखिए, ये अगला गद्यांश आ गया आपके सामने। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। क्या है? आपसे पूछा जाएगा सब उन्नतियों का मूल क्या है, आप क्या बताएंगे? सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले आपको क्या करना है? इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। किसकी उन्नति करनी चाहिए? धर्म की। अब धर्म आपसे पूछा जा सकता है, आपका धर्म कौन सा है? तो आपका धर्म क्या है? आप क्या बताएंगे? जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का धर्म क्या है? डॉक्टर हैं आप तो डॉक्टर का धर्म क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, सिख, इसका नहीं पूछा जा रहा है। अरे आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने मरीज की देख रेख करना। इसी तरह मास्टर है, जो अध्यापक है, उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है? उसका धर्म क्या है? वो ये कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं भेड़ बकरी और ये सब, ये मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब नहीं पूछा जा रहा आपसे। आपका धर्म क्या है?
जो काम आप कर रहे हैं वही आपका सबसे अपना कर्तव्य, और उस धर्म को जाने समझें और उसी क्षेत्र में निरंतर आप उसकी उन्नति के धर्म की उन्नति करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। चलिए देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, इसी से इससे उनकी दिनों दिन कैसे उन्नति हो रही है उनको जाने दो। ये पूरा गद्यांश पहले जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसके उत्तर नहीं जान पाएंगे। उनको जाने दो, आप अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति सामाजिक गठन, भाई धर्म की आड़ में आपको, जैसे कि अभी रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और उसमें बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया। रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया, बड़े भाई के साथ छोटे भाइयों ने क्या व्यवहार किया, उनका भाई भाई में कैसा प्रेम रहा है, कैसे उन्होंने एक अच्छे प्रजापालक थे। तो इस तरीके से आपको धर्म से जोड़ करके नीतियाँ आपको सिखाई जाती है। नीतियाँ मतलब जिससे आपका जीवन संकट में संघर्ष में न सरल हो, समझ रहे ना। इस प्रकार से आपको ये नाना प्रकार की नीतियाँ, सामाजिक गठन, वैद्यक आदि सभी भरे हुए हैं। एक तो आपसे मिसाल सुन लो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान पर क्यों बनाया गया है, इसलिए कि जिसमें ये जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, वे 10-10, 5-5 कोस से दूर से वे लोग एक साथ एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, एक दूसरे का दुख सुख जाने समझें और गृहस्थी के काम काज वाली चीज़ें भी यहाँ से गांव में जो नहीं मिलती हैं उनको खरीद करके ले जाएं। तो इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया, उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, भाई आपने महीने भर खाना खाया है और जो शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है, इस उपवास करने से आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो ये धर्म के साथ नीति को जोड़ दिया गया है। इसी से गंगा जी नहाने जाते हैं आप, जैसे सबसे पहले आप गंगा जी में घुस नहीं जाते हैं पैरों से, सबसे पहले वहाँ किनारे जाइए और लोटा या बाल्टी जो कुछ भी आप ले जाते हैं, सबसे पहले अपने सिर पे पानी डालिए। कहाँ पे पानी डालने की बात आती है, सिर पर चढ़ाकर तब पैर में पानी डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर पर ना चढ़े और विकार उत्पन्न कर सके। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसी बहाने साल भर में जो कूड़ा करकट की आप पूरे मकान की सफाई कर लेते हैं। होली क्यों मनाते हैं, बसंत ऋतु की जो बिगड़ी हुई हवा होती है, स्थान स्थान पर जब आप आग जलाते हैं तो जलाने से आपकी वायु शुद्ध हो जाती है। यही त्यौहार म्यूनिसिपालिटी का काम करते हैं। ये गद्यांश आपने जो पढ़ा है, अब इस गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे, सावधान हो, गद्यांश के इस उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम एवं लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप जान गए होंगे, हाँ ठीक है, बहुत सही बताया आपने। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है, ये सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित होगी। अपने धर्म की उन्नति करो। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का धर्म क्या है, विद्या अध्ययन करना। और जब आप विद्या अध्ययन करने में आप पारंगत हो जाएंगे, अपनी उन्नति विद्या के अध्ययन के क्षेत्र में आप उन्नति कर ले जाएंगे, तो निश्चय आपकी सब क्षेत्र में उन्नति होगी। समझ रहे ना। नहीं, नाम के क्या है, विद्यार्थी हो गए, आप अपने विद्या अध्ययन का, अपने धर्म का, विद्यार्थी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे आप उन्नति करेंगे। नाम के विद्यार्थी बने रहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? ये तो बहुत अच्छी बात बताई। सब उन्नतियों का मूल क्या है, आलस्य का परित्याग और अकर्मण्यता का त्याग, और क्या बताया है। चलो खैर ठीक है, अब आप ही बताइए, आगे बताएंगे। चलिए हम इसका उत्तर देंगे और आप सोच लीजिएगा अपने उत्तर इसका। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। इस पंक्ति का आशय बताना है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो आप इसका अर्थ भी याद हो गया होगा। म्यूनिसिपालिटी माने क्या होता है, हाँ नगर पालिका नहीं। चलिए ठीक है, आप जो भी बता रहे हैं उसको सोचिए। चलिए आगे आपके इनके उत्तर दिए गए हैं। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या में पहला संदर्भ तो आपको बताया जा चुका। दूसरा देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ये यहाँ पर दी गई है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल धर्म इस तथ्य को प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा कि किसी भी देश की उन्नति तब ही संभव है जब उस देश के निवासियों में धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो। धर्म उसे नहीं कहते हैं जो लोटा लेकर के जल चढ़ा रहे हैं, ये तो क्या है, ये कर्मकांड हो गया। समझा कि नहीं, इसको आप पाखंड भी कह सकते हैं। हम पाखंड तो नहीं कह सकते इसको ना, क्योंकि आप देखिएगा इतनी दूरी पर आपका सूरज है, आप यहाँ से जल उसको चढ़ा रहे हैं, क्या जल दे सकते हैं? हाँ बताइए, कितनी दूरी पर सूरज है, सोचिए।
अब नहीं कुछ कह सकते ना। ये पाखंड खंडन किसने किया था? इसकी पताका को कौन स्थापित किया था? आर्य समाज को आपने नाम सुना है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे ना। तो आप उसको भी पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये कक्षा 11 की क्लास है ना, आप इसमें देख रहे हो। मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का आशय उस आचरण से है, मतलब आचरण से है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगरबत्ती लगाने से नहीं है, उठा बैठक करना नहीं है। ये क्या है भाई? कई लोग होते हैं ना, जैसे नमाज अदा करने जाते हैं और अपना समय, तो उससे क्या है? धर्म, आपके धर्म का आशय है कि जो आप काम कर रहे हैं उस कर्म के प्रति निष्ठावान बनिए, निरंतर उसी में लगे रहिए। समझ आया कि नहीं? जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रख करके किया जाए, प्रत्येक क्षेत्र में जब इसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रख करके ही कार्य किया जाएगा, तब ही सभी की समान रूप से उन्नति होगी और सभी जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होगी। समान रूप से सभी के लिए कल्याण और सुख पर आधारित होगा। सभी के लिए सभी के कल्याण एवं सुख पर आधारित होता है। इसी प्रकार की उन्नति वास्तव में उन्नति कही जाएगी। समझ आया कि नहीं? सबकी उन्नति हो, ये नहीं कि आपका पड़ोसी उन्नति न करे, वो बेचारा भूखों मरे। और सबकी उन्नति होनी है। समझ आया कि नहीं? इसी दृष्टिकोण से लेखक ने लिखा था कि सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए, उचित है। अब आइए, लेखक ने धर्म अर्थात निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन जो को सभी उन्नतियों का मूल बताया है। धर्म का मतलब क्या होता है? लेखक ने धर्म किसे माना है? निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन। हमने देखिए बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि कर्तव्य, जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का कर्तव्य पालन क्या है? अगरबत्ती लगाना, किताबों को अलमारियों में सजा करके रख देना, ये आपका धर्म नहीं है। उनकी रोजाना अगरबत्ती लगाते रहो, उनमें जल चढ़ाते रहो, तो क्या होगा इन किताबों का? नहीं, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और कहा भी गया है, पुस्तकेस्था तुरीया विद्या परहस्तगतम धनम। किताबों में लिखी गई विद्या और पराये हाथ में गया हुआ धन जरूरत पड़ने पर काम नहीं देता है। इसलिए सावधान रहें, आप इसको पढ़ें किताबों को। चलिए चौथा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न देखिए। लेखक के अनुसार अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली है, इसी कारण वे देश की निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। अर्थात क्यों करते जा रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो धर्मनीति और राजनीति दोनों परस्पर मिली होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आशय स्पष्ट कर दिएगा, म्युनिसिपालिटी का क्या आशय होता है। म्युनिसिपालिटी अर्थात नगर पालिका का मुख्य काम साफ सफाई का व्यवस्था करना है। और भारतवर्ष में नाना प्रकार के त्यौहार होते हैं, जिससे उन त्योहारों में आप साफ सफाई का कार्य करते हैं। तो नाना प्रकार के आप साफ सफाई का कार्य करते हैं, इसीलिए लेखक के अनुसार त्योहारों को नगर पालिका की संज्ञा दी गई है। और भारत में दीपावली हो, ये त्यौहार ऐसे ही त्यौहार हैं, होली का त्यौहार है, और इसमें साफ सफाई करते हैं, घरों का कूड़ा कचरा निकाल करके बाहर फेंकते हैं। इसीलिए इन सभी त्योहारों को यहाँ पर म्युनिसिपालिटी अर्थात नगर पालिका कहा गया है। और जिससे सामाजिक सद्भाव, पारस्परिक सद्भाव और पर आधारित भावनाओं को विकसित करते हुए सामाजिक वातावरण को पवित्र करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए और इसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 नंबर के। चलिए अगला देखते हैं, इसी तरह के अध्ययन पर आधारित अगला नंबर बहुत छोटा सा है, इसको आप देखिएगा। पहले इसको आप पढ़ें हमारे साथ। ये सब तो समाज धर्म है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझ करके बहुत से नए नए धर्म बना करके शास्त्रों में धर दिए हैं। बस इसी सभी तीर्थ व्रत, सभी तिथियां अर्थात सभी दिन व्रत बन गए हैं, सभी स्थान तीर्थ बन गए हैं। सो इन बातों को अब इसको बनाने की जगह घर घर में मंदिर बन जाए, घर घर में मस्जिद बन जाए और घर घर में सभी लोग केवल उसमें नमाज अदा करते रहें, कोई पूजा पाठ करते रहें, तो क्या उन्नति कैसे करेंगे? अन्य क्षेत्रों में केवल वहीं बैठे रहिए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोल करके देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनमें जो देश और काल के अनुकूल उपकारी हो उसे आप ग्रहण कर लीजिएगा। समझ आया कि नहीं? कबीरदास जी ने क्या कहा था? सार सार को गह रहे अथोथा दे उड़ाए।
जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण कर लीजिएगा, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। जो आपकी उन्नति के मार्ग में बाधक हैं उनको आप छोड़ दीजिएगा, कतई उनको अपनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं, धर्म गुरुओं ने, धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जहाज का सफ़र नहीं करना चाहिए, वहाँ पर दे दिया विधवा विवाह नहीं करना चाहिए। अब विधवा विवाह करना चाहिए भाई, बचपन में मान लीजिए आप जो है 20 साल में 18 साल में शादी करते हैं, किन्हीं कारणों से आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो लड़की बेचारी बैठी रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन, अरे भाई जैसे आपको दिया जाता है ना कि बचपन में ही लड़कियों की शादी कर देना चाहिए, तो उनको ये छोटेपन में शादी नहीं करना चाहिए ना। इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, छोड़िए। बल बीज और आयुष्य उसमें आ जाने दीजिए, उसको घटाइए नहीं, उसको मजबूत हो जाने दीजिएगा। चलिए, ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो संदर्भ आप जान रहे हैं ना, इसका संदर्भ देना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतवर्षोन्नति, अच्छा ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है, अवतरित है, और इसके रचयिता या इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। इसकी व्याख्या आपको करनी है अपनी भाषा में, समझ रहे हैं कि नहीं, अपनी भाषा शैली में व्याख्या करनी है और छोड़ना नहीं है, लिखना ही लिखना है। चलिए, क्या लिखना है, अगर आपको नहीं आता, जिन बच्चों को नहीं आता ना, वो आगे इसके उत्तर हम दे रहे हैं। चलिए, ये चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सामाजिक धर्म किसे कहा गया है। तो सामाजिक धर्म क्या है, चलिए इसका भी उत्तर आपको देना है। चौथा प्रश्न, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है, क्या बात ग्रहण करने को कहता है, क्या चीज आपको अपनाने की बात कहते हैं। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो आज के आपकी उन्नति में बाधा है, उनको जरूर दूर करने हैं, उनको हटाना है। आइए, क्या क्या करना है, बालपन में शादी नहीं करनी है, और आपको और क्या नहीं करना है, जैसे कहते ना कि घर से बाहर नहीं आना जाना चाहिए, विधवा विवाह नहीं करना चाहिए, आपके यहाँ आजकल देखिएगा बिना दहेज की शादी नहीं करना चाहिए, कुछ तो मतलब दान देना चाहिए। ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखिएगा, क्या आपकी उन्नति के मार्ग में बाधक है, इनको दूर करना है ना। आइए, तो इनके उत्तर आप देखिएगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध, पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध क्या है, शीर्षक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से उद्धृत है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, ये पहले प्रश्न का तो मिल गया है। आइए, आगे के प्रश्न के उत्तर ये दिए गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हमने यहाँ पर वर्णित की है और इसका उल्लेख किया है, इसको आप पढ़ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, और तीसरा प्रश्न देखिएगा, लेखक के अनुसार विभिन्न धर्म, पर्व और व्रत, त्योहार, अन्य रीति रिवाजों आदि सामाजिक धर्म कहा गया है। इनको रीति रिवाजों क्या कहा गया है, आदि यही सामाजिक धर्म है। जो रीति रिवाज हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, जो पर्व हैं, इन्हीं को सामाजिक धर्म कहा गया है। चौथा प्रश्न है आपसे, लेखक उत्तर क्या है, लेखक कहता है कि जो स्थान समय के अनुसार उपयोगी और आपके स्वभाव के अनुकूल हो, उन्नति के मार्ग में सहायक हो, उसी को आप ग्रहण करिएगा और अन्य चीजों को आप छोड़ दीजिएगा। चलिए, चौथा और अंतिम प्रश्न, ये पांचवा और अंतिम प्रश्न का उत्तर देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह सबसे बड़ी कुरीतियां थी, समझा है कि नहीं। विधवा विवाह न करना ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति थी, और छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक एकता के मार्ग में जो बाधक हो उसको जरूर छोड़ दीजिएगा बेटा। इसलिए इन कुरीतियों को आप दूर करिएगा, समझ रहे ना। आइए, ये आप 5 प्रश्न आपको कितने मिलेंगे, कितने नंबर का आपका हो गया, 10 नंबर का। चलिए, ये अगला है, बहुत छोटा सा है, अंग नंबर, इसको आप देखिएगा। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निजी काम की वस्तुओं भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नींद से जागो, चौंको और अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, जिस किताब में तुम्हारी भलाई हो। है, आप बताइए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे, बताइए। इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, रिसर्चर बनना है, तो जो बनना हो वही किताब पढ़ो। हाँ, और वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में, अपनी भाषा में आप उन्नति करें। कहा, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, निज भाषा उन्नति है, सब भाषा के मूल, अभिन्न निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं कौशल।
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी। तो इसको आपने देखा, ये गद्यांश आपने पढ़ा है और इस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए। कितने पूछे गए हैं? 5। कौन कौन से हैं? देखिएगा, पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश की पाठ एवं लेखक का नाम बताइएगा। तो पाठ एवं लेखक का नाम आपको मालूम है। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये लाइनें खींची ना, इनकी व्याख्या करनी। व्याख्या में आप अपनी भाषा शैली में इसको समझाइए क्या बात कही गई है। चलिए, तीसरा देखिएगा, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। इसको आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है? समाज की उन्नति पर, धर्म की उन्नति पर, देश की उन्नति पर। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है? किसका भरोसा न करिए? विदेशी भाषा का, विदेशी वस्तुओं का? पता नहीं भाई। आइए, चलिए इसका उत्तर आप स्वयं इसमें खोजिएगा, भाई आपको लिखना है। ठीक है, हम आगे इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये दिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आप इसको पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप इसको जूम करके, बड़ा करके अपनी स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, मन लगा करके देख लीजिएगा। पीडीएफ को भी आप जब वीडियो देखते हैं ना, तो कमेंट्स, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें पीडीएफ दी गई है, उसकी लिंक दी गई है। व्हाट्सएप पे भी आपको लिंक दी जाती है, उस लिंक में जा करके पीडीएफ खोल लीजिएगा, आराम से इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन लिखना आपको अपनी भाषा में, इसको रट्टा नहीं मारना है, अपनी भाषा में इसको समझ लीजिए, अपनी भाषा में इसको लिखिएगा। ठीक, अगला, ये तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता था कि लेखक किस बात पर अफसोस प्रकट करता? किस बात पर? कि भारतवर्ष के लोग अपने कार्य के उपयोग की वस्तुएं भी विदेशों पर आधारित हैं, विदेशी वस्तुओं पर नहीं। आने वाली जो वस्तु का, जो अपने दैनिक उपयोग वाली वस्तुएं हैं, उनका निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? जैसे टार्च है, आप टार्च, सब मोबाइल है, हर चीज़ आप विदेशी अपनाते हैं। चाइना आज आपके यहाँ छाया हुआ है, घर घर में चाइना की हर वस्तु चाइना की मिलती जा रही है। क्या बात है, आप अपने देश में नहीं बना सकते हैं? इतने आप अकर्मण्य, आलसी, निकम्मे, कायर हो गए हैं। नहीं, जागो, उठो। लेखक अपने देशवासियों से क्या कहता है? कि अज्ञानता का परित्याग करें, अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दें। भारतवासियों को या भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। कैसी पुस्तकों का? जो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। समझ आया कि नहीं? आपको पुलिस की परीक्षा देने जानी है, आर्मी की परीक्षा देने जानी है, आपको एसएससी की परीक्षा देना है, रेलवे या बैंक की तैयारी करना है, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्नों के उत्तर तैयार करें और वैसी ही किताबें पढ़ें और इधर उधर में अपना समय ना बिताएं। चलिए, अंतिम प्रश्न का उत्तर देखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषाओं पर भरोसा नहीं करने के लिए कहा है, ये सुझाव दिया है, यही सलाह दी है। आप इसको मानें, तभी आपकी उन्नति हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्यारे बच्चों, इस पाठ पर आधारित आपने सभी प्रश्नों को आपने जैसे पढ़ा है, ये आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। आप निरंतर वीडियो देखते रहिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से आप उनके उत्तर भी देंगे। इसी के साथ ही आज की ये क्लास समाप्त होती है और आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, ताकि आपको वीडियो मिलती रहें। और ध्यान रखें, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें पीडीएफ लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप जो है किसी भी समय सेव कर लीजिए, उसको किसी भी समय आप उसको पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे और इसी पार्ट से फिर आपको हम प्रश्न पूछेंगे। समझ आया कि नहीं? इसको और अच्छे से तैयार करके आइएगा। इसी भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इसी पर प्रश्न पूछेंगे और उसकी तैयारी करके आइए। बस इसी के साथ समाप्त होती है। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।